आपकी जो पूरी यात्रा है, आपका जो सफर है, एक गांव से लेकर के और एक महानगर तक का और आधी दुनिया का सफर, ये सारी चीजें हम आपसे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको लोकमत के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि लोकमत की यात्रा और आपकी यात्रा लगभग एक जैसी, लगभग एक जैसी कैसे है कि जिस तरह से आपके संपूर्ण व्यक्तित्व में, आपकी सारी अदाकारी में एक मिट्टी की खुशबू हमेशा लगती है। लगता है कि कोई गांव का आदमी, आप भले ही शहर में रहते हैं, कोई भी किरदार करते हैं, लेकिन हमें ये महसूस होता है कि ये पंकज त्रिपाठी वहां की उस सुगंध को लेकर के आ रहे हैं। लोकमत समूह ऐसे ही जन जन से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र और गोवा का नंबर 1 अखबार तो है ही। ये यहाँ की मिट्टी को पूजने वाला अखबार है। मैं आपको एक जानकारी दूं कि 50 साल स्वर्णिम ये गोल्डन जुबली वर्ष है हमारा। और लोकमत का नाम रखा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, लेकिन अंग्रेजों के समय में ये कुछ समय बंद रहा। फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय श्री जवाहरलाल जी दर्डा ने इसको फिर से शुरू किया और नागपुर में 50 साल इस अखबार को हो रहे हैं। तो ये हमारा गोल्डन जुबली वर्ष भी है। और पंकज जी, एक बड़ी दिलचस्प चीज ये है कि हम एक तरफ पार्लियामेंटेरियंस को अवार्ड देते हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, तो दूसरी तरफ हम पंच और सरपंचों को 18,000 पंच सरपंचों को हम अवार्ड देते हैं उनके काम के। अभी अभी पिछले सप्ताह ही हमने पूरा किया है सर। हमने लक्ष्य रखा था कि 50,000 ब्लड हम एकत्रित करेंगे, 50,000 बोतल्स हम एकत्रित करेंगे। उनके लिए कि ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे हैं, कोरोना के बाद बड़ी कमी है ब्लड की। आपको जान करके आश्चर्य होगा और खुशी होगी कि 60,000 ब्लड डोनेशन जो हैं वो पूरे हुए और ये हमने अभी जस्ट पूरा किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों का सफर जो है, आपका सफर भी ऐसा ही है, तो दोनों का सफर मिट्टी की खुशबू से जुड़ा हुआ है। मैंने सुना है कि वहां जब छठ पूजा होती थी या कोई ऐसा अवसर होता था तो आप बहुत सारे उसमें, और खास करके लड़की भी बनते थे आप वहाँ नाटक में, ऐसा कुछ सही था? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही था। मैं ये 2 साल बना हूँ लड़की, बहुत दिन नहीं, 2 साल। अच्छा जी। मेरे ख्याल से 93, 94, बिहार 95 में। बिहार में तो बड़ा मुश्किल रहा होगा उस दौर में भी कि कोई लड़का लड़की बन रहा है। हाँ, वो उसको कैसा चिढ़ाते अनुभव थे, कैसा था? उसको उसको लोग चिढ़ाते थे। उनको लगता था कि ये मतलब इसमें स्त्रैण वाले लक्षण हैं, तो जी जी मुश्किल होता था। बट मेरे साथ नहीं हुआ मुश्किल, क्योंकि मैं, कोई समस्या नहीं हुई। मेरे घर वाले भी नहीं विरोध किए, गांव वाले भी नहीं विरोध किए। जी बन रहा है तो बने, तो जी। कोई समस्या नहीं हुई। उसको एक कलाकार के तौर पे उसको देखते थे। जी जी जी। आप एक कलाकार थे इस रूप में देखते थे। हाँ हाँ अच्छा, एक कहीं जी, मैंने ये भी पढ़ा था कि आप किसी फिल्म की शूटिंग आपकी हुई थी और उसके बाद पूरा गांव जो है वो उस फिल्म को देखने पहुंचा था और वो कहीं एडिट हो गया था उस फिल्म में, शायद आपका कोई दृश्य नहीं आया था। ये वाकया भी सही है क्या? हाँ, पूरा गांव नहीं पहुंचा था देखने वो फिल्म। आ, लक्ष्य थी, और उसमें एक पत्रकार बंधु मेरे मिल गए पटना में, और मैंने बोला कि कल एक फिल्म जी आ रही है, उसमें हूं मैं, उसका हिस्सा हूं। तो उन्होंने जी खबर बना दी कि अरे बताओ कैरेक्टर का नाम क्या है तुम्हारा, न्यूज है। तो उन्होंने खबर लिख दी कि जी जी। बिहार का लाल दिखेगा लक्ष्य में। और जब दूसरे दिन फिल्म आई, रिलीज हुई, मैं खुद गया देखने पटना में, अशोक जी सिनेमा में लगी थी। कितना अफसोस हुआ था उस समय, और आज जब सोचते हैं कि आप इस शिखर पे पहुंचे हैं कला जगत में, तो कितना अफसोस होता है उसको लेकर के। नए कलाकार के साथ हो जाए तब तो होता ही है, तब दुख होता है कि बड़ा, बहुत मुश्किल से, जी बहुत संघर्षों के बाद एक सीन करने को मौका मिला, वो सीन भी नहीं रहा। तो स्वाभाविक है किसी को भी तकलीफ होगी कि यार ये यही काटना था, दूसरा काट देते, मेरा वाला रह जाता। बट जी पर वो कहीं ना कहीं आपको और मजबूत बनाता है, हौसला देता है कि ये दुनिया, जी। मतलब आपको और चुनौतियां मिलेंगी। अभी एक कटा है, थोड़े दिन बाद दो चार और कटेंगे। सो इससे हौसला नहीं हारना है, जी लगे रहना है। सो जी मैं हमेशा संदर्भ बदलता हूँ। मैं हमेशा से, मैं परेशानी जिस होती है तो मुझे लगता है कि ये जो है ट्रेनिंग चल रही है। तो जी मैं परेशानियों से भागता नहीं हूँ, उनसे जूझता हूँ। और लगता है कि ये सिखाएंगी कुछ ना कुछ, हर
हर समस्या हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो ये बताइए कि आप दिल्ली कैसे पहुंचे? जानबूझ करके पहुंचे, एनएसडी के लिए परिवार तैयार हुआ, हाँ, क्या वाकया था जिसने आपको? मैं एनएसडी में मुझे एक्टिंग सीखनी थी कहीं पे, और वहां सीखना था जहाँ पैसे ना लगते हो, मुफ्त में हो। तो पता चला एनएसडी जी में सिखाई जाती है फ्री में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जी संस्थान है। सो मैं राइट, मैं टैक्स पेयर के पैसों से एक्टिंग सीखा हूँ, सरकारी फंड पे और जी टैक्स जी पेयर के पैसों से। मुझे दिल्ली उसी जी लिए गया था कि एक ऐसी जगह मुझे खोजनी थी जहाँ पे एक्टिंग सीखने के लिए पैसे ना लगते जी हों, क्योंकि जी उतने मेरे पिताजी के पास उतने पैसे नहीं थे कि मुझे एक्टिंग सीखने के लिए पैसे देते वो। या अगर होते भी जी तो उतने पैसे किसी ज्यादा महत्वपूर्ण काम में लगाया जाता है, ऐसे काम में नहीं लगाया जाता कि एक्टिंग सीखना है। जी तो मुझे खुद से करना था, तो मुझे लगा एक संस्था है जो जहाँ पे मुफ्त में सिखाई जाती है, मतलब सरकारी स्कूल है, तो मैं वहां चला जी गया। और दिल्ली में वो भी 3 अटेम्प्ट के बाद मेरा हुआ, चौथे अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ मैं। तो जब से तय किया कि एक्टिंग सीखना है, तब से एक्टिंग स्कूल में जाने में 6-7 साल लग गए। मेरे जीवन में कुछ भी आसानी से जी नहीं हुआ है, सब में समय लगा है। लेकिन एक गांव का बच्चा बिल्कुल जो खेती किसानी करता हो वो निकल करके और एनएसडी में पहुंच गया, तो वो ज्यादा सहजता उसे हुई क्योंकि वो गांव की उससे क्योंकि गांव में सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसे ज्यादा सहूलियत हुई या कठिनाई हुई वहां? तो गांव एक ऐसी आ, जगह होती है जहाँ सारे कैरेक्टर्स होते हैं। बिगिनिंग में थोड़ी कठिनाई हुई शुरुआत में, क्योंकि जी मेरा 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 मेरी दुनिया, मेरा एक्सपीरियंस उतना मॉडर्न नहीं था, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश जी से आया हुआ था। तो वहां पे थोड़ा एडजस्ट होने में बिगिनिंग में समय लगा। लेकिन सेम टाइम मैं जी शहरी चकाचौंध से प्रभावित नहीं होता था, बह नहीं गया उसमें। मैंने जो मेरा मेरा था, मेरे जी अंदर मेरा तो था, मेरा अपना रूट था, उसको पकड़ के रखा। बट सेम उसी के जी संग संग मैं उस माहौल को समझने और उसमें थोड़ा ढलने का प्रयास किया, क्योंकि वहां पूरे भारत से बच्चे थे, वो कुछ 20 बच्चे थे, 20 स्टेट के थे। तो जी मुझे दिक्कत नहीं हुई, मैं एडजस्ट हो गया था आसानी से। आपके 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 दौर में एनएसडी में और कौन कौन से लोग थे जो उसके बाद कला की दुनिया में काफी जिनका नाम रहा हो? जैसे पीयूष मिश्रा जी से बात कर रहा था तो उन्होंने कई नाम बताए, तो उसमें कोई आपके दौर में कोई नाम इस तरह के? नहीं, मैं बहुत जूनियर हूँ, मैं सबसे जूनियर हूँ। इनफैक्ट मैं 2004 का पास आउट हूँ। तो 2004 में उस वक्त जी जी कोई व्यक्ति थिएटर कर रहे हैं, सब अच्छा थिएटर कर रहे हैं, जहां तहां जी रंगमंच कर रहे हैं। सिनेमा की तरफ बहुत कम लोग आए मेरे बैच के या मेरे बैच के आसपास के। तो जी टीचर्स अच्छा थे, सारे अद्भुत टीचर्स थे, अंकुर जी, बजाज सर, अनुराधा कपूर, जी दिनेश खन्ना जो अभी डायरेक्टर बने जी एमएसडी के, वो मेरे एक्टिंग टीचर थे उस राइट। समय। अच्छा, अरे वाह। अच्छा, मुंबई, जब आप मुंबई आए दिल्ली से तो मुंबई का कल्चर एकदम अलग है। तो मुंबई में भी आपने शहर के बाहरी हिस्से में कुछ अपना ठिकाना बनाया। अ, तो शहर को मुंबई में कितना तालमेल बिठाना कितना कठिन होता है कलाकार के लिए, कोई नहीं जानता उसको, कहाँ से काम मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ मतलब मुंबई के उस संघर्ष को, चूंकि देखिए जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उसमें से कई ऐसे होंगे जो कल को निकल करके मुंबई जाना चाहेंगे, तो वो थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि वो मुंबई है क्या, आपकी नजर में मुंबई मुंबई क्या है? मुंबई सपनों का शहर है। जी ये अद्भुत शहर है। यहाँ पे मैं एक अननोन व्यक्ति बन के आया, और उस इस शहर ने ही उस अननोन लड़के को एक नाम दी, पहचान दी। और हम बसों का रूट खोजते रहते थे कि 259 किधर से जाती है, 44 कहाँ रुकती है, से लेके जी अब मुंबई में देखता हूँ कि जब फिल्में आती हैं, शोज आते हैं, चाहे मिर्जापुर हो, पाउडर हो, तो बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते हैं मुझे हाईवे पे, एयरपोर्ट पे। तो मुझे भी यकीन नहीं होता है, कई बार मैं रुक जाता हूँ और गाड़ी में खड़ा होकर उस तस्वीर को देखते के साथ होर्डिंग्स को मैं वो फ्लैशबैक में चला जाता हूँ कि यार मैं यहाँ इस शहर में बसों का रूट खोज रहा था कि 259 कहाँ रुकती है, अंधेरी स्टेशन से चारकोप जाने के लिए 259 कहाँ कहाँ रुकती है, किस रास्ते पे जाती है। तो 79, 44,
सो ये अद्भुत जगह है। ये जगह, मुंबई शहर जो है प्रतिभावान लोगों को मेहनत कराती है, सब जगह कराता है, बट मेरे केस में तो मुझे ड्यू मिला। यहाँ प्रिपेयर्ड होके आए, सबसे जरूरी है यहाँ जो आना चाहते हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, वो तैयारी करके आए, बगैर तैयारी के नहीं आए। तैयारी बहुत जरूरी है, सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है कि हम सिनेमा में क्यों आना चाहते हैं। हम पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं, ग्लैमर के चक्कर में आना चाहते हैं, कि जेन्युइन हम में आर्ट को लेके कुछ भूख है, तड़प है, परफॉर्मिंग आर्ट को लेके, सिनेमा को लेके। तो वो हम सेल्फ असेसमेंट करके और बहुत ज्यादा उम्मीद करके ना आए तो उतनी परेशानी भी नहीं होती है। तो मेरे केस में तो मतलब मैं पता नहीं कहाँ से ईश्वर ने कहाँ से वो अ, धीरज दिया था कि 8 साल भी बिना एक्टिंग किए मैं रुका रहा। तो पत्नी थी, घर वो स्कूल में पढ़ाती थी, घर चल जाता था, बेसिक हमारे खर्चे कम थे। तो 6-7 साल तो बिना काम के रहा, बावजूद उसके शहर में धीरे धीरे करके पहचान बनने लगी, लोग टैलेंट को, प्रतिभा को जानने लगे, और बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। मतलब मुझे, मैं कुछ तो है मुंबई के हवा पानी में, कहीं 1 महीने का आउटडोर करके आओ, जी बॉम्बे जी आके अच्छा लगता है, मुंबई पहुंच के अच्छा लगता है। जी जी। अच्छा, मुंबई से बाहर, बाहर महाराष्ट्र का जो कल्चर है, उस कल्चर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत, हमारे मैं बहुत सारे दर्शक जो है वो नागपुर महाराष्ट्र के हैं। में नागपुर में बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जो यशवंत राव चौहान ऑडिटोरियम है कल्चरल सेंटर में, उसमें आया हूँ जी प्ले जी। करने, मैंने नाटक हाँ किया है हाँ। वहां पे। 99 में थिएटर किया अरे हूँ वाह। मैं नागपुर में। अच्छा। और जी जी सेकेंड ईयर में हमने महाराष्ट्र के जितने फोक फॉर्म है, मतलब इसमें वो ज्यादातर कोंकण साइड के, दशावतार एक फॉर्म है, जी दशावतार से जी लेके हम लोग अपना ये लावणी, तमाशा, जी तो ये जो गायन की परंपरा है यहाँ पर, वो सब हमने जी एक जी। 1.5 महीना, एनएसडी ने हमें महाराष्ट्र भेजा था, महाराष्ट्र के ट्रेडिशनल और फोक आर्ट को स्टडी करने और देखने के लिए। तो मैं महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट सारे परफॉर्मिंग आर्ट जो लोक कलाएं हैं वो है, जी जी उनको जी। देखा हूँ, उनमें से दशावतार किया भी हूँ। किसी तो मराठी फिल्म में अभी तक अवसर मिला? जी, किसी मराठी फिल्म में अभी काम करने का अवसर मिला? नहीं 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 मिला। बहुत मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग दोस्त हैं वहां पे, मुझे पसंद है, जी मतलब बहुत सारी मराठी फिल्में पसंद है, तो बट जी करूंगा कभी ना कभी। जी। अच्छा पंकज जी, थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। पटना पटना फिर से चलते हैं। ये शेफ शेफ की डिग्री जो है, जो ये शौक कहाँ से आया कि आपने डिग्री भी हासिल कर ली हाँ खाना शौक, बनाने की? हाँ शौक नहीं आया था, मेरे चाचा उस समय +2 के बाद चल रहा था, कुछ करना है कुछ करना है, तो किसी जी। ने बोला कि होटल की ट्रेनिंग कर लो, इससे इंडिया के बाहर नौकरी मिल जाएगी शेफ की, इंडियन शेफ बन जाना। तो उस समय जी वो भी अगेन गवर्नमेंट स्कूल था, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, FCI पाटलिपुत्रा में, जो अब हाजीपुर में है, जी IHM बन गया है। जी। तो मैं IHM चला गया राइट। वहां, और वहां जाके मैंने वो ट्रेनिंग ले ली। जी जी। तो अभी कभी कभार घर में उसका उपयोग करते हैं, उस ट्रेनिंग का? जी मैं करता हूँ, जिस दिन छुट्टी रही जी तो जी। अपने पसंद का सिंपल बिहारी खाना, भात दाल भुजिया, करेले का भुजिया, भिंडी का भुजिया। अरे तो क्या बात, क्या 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 बात है, क्या तो बात है। भुजिया मुझे भुजिया बेहद भुजिया जो है पसंद है। वो यहाँ के लोगों के लिए, क्या बात है। आप कभी नागपुर आएंगे तो मैं खिलवाऊंगा आपको भुजिया, बिल्कुल बिहारी भुजिया खिलवाऊंगा आपको। जी। पंकज जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि ये जो आपके व्यक्तित्व में जो कविताएं शामिल हो, हम्म। आप कविताओं के बड़े शौकीन हैं, शेरो शायरी, ये फिर कहाँ, बचपन से या कहीं उसके बाद, बचपन से कैसे? नहीं सर, बचपन से नहीं, पटना आने के बाद, पटना में लकीली पढ़ाई का बहुत माहौल है, लिटरेचर की पढ़ाई का बहुत माहौल है। तो जब कालिदास खुदा जी बख्श लाइब्रेरी में जाके बैठते थे, कालिदास रंगालय, राजकमल प्रकाशन, तो वहां का माहौल जो था थिएटर का, उसमें पढ़ाई का माहौल था, तो जी। उसमें कविताएं हो, चाहे रामधारी सिंह दिनकर की हो, बाबा नागार्जुन की हो, क्या या क्या केदारनाथ सिंह की कविताएं हो, या अरुण कमल एक कवि है पटना के, आलोक धनवा है, हाँ हाँ, तो जानता हूँ इन अरुण कमल। तो इन सबको सुनता था। कविता पाठ में कहीं हुआ शहर में, पता चला आज कविता पाठ है, तो मैं जाके चुपचाप बैठ जाता था।
तो पटना आने के बाद संगत में, वो कहावत है ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। ये जो कविताएं हैं, ये संगत से आपने बताया, अभी कोई कविता आपको याद आ रही है जो जरा दर्शकों के लिए? तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप अगर सुनाना चाहें तो अच्छा लगेगा, हमें भी सुनने में अच्छा लगेगा और दर्शकों को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। एक छोटी सी, बहुत ही छोटी कविता है केदारनाथ सिंह जी की, कि उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए मैंने सोचा, उसके हाथों को अपनी हाथों में लेते हुए मैंने सोचा कि दुनिया को हाथों की तरह सुंदर और गर्म होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो केदारनाथ जी मेरे प्रिय कवि हैं। वो एक कविता है, अपनी माँ का, वो कलकत्ता में जाते हैं अस्थि विसर्जन करे भागी गंगा नदी में। तो वहां वो एक कविता लिखे थे वो उस समय की माँ, कि मैं अपनी माँ को विदा कराया हूँ, माँ भागीरथी मेरी माँ का ध्यान रखना, उनको सिर्फ भोजपुरी आती है, क्योंकि उनकी मदर टंग भोजपुरी थी, माँ भोजपुरी बोलती थी। सो अद्भुत, बहुत ही सेंसिटिव और भावपूर्ण उनकी कविताएं होती हैं, भावपूर्ण केदार जी की। तो बाबा नागार्जुन भी बड़े कमाल के कवि, बाबा नागार्जुन भी अरे अद्भुत 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 है। जो चौराहों मैं पे अक्सर उनका एक लाइन कोट करता हूँ, जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूँ मैं प्रणाम। बाबा की एक कविता का एक अंश है कि जली ठूंठ पर बैठ गई गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सके शासन की बंदूक। तो बाबा तो अद्भुत अद्भुत विद्रोही तेवर के कवि थे वो। अच्छा पंकज जी, ये जो आपने कहा कि ये सब चीजें सहारा देती हैं, आप जहां भी दिखते हैं, आप जिस रोल में भी दिखते हैं, वहां अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। मतलब इवन सपोर्टिंग रोल जो है उसको भी आपने रोल के रूप में स्थापित कर दिया। तो क्या करते हैं इसके लिए? मतलब एक दर्शक आप पूछना चाहता है कि आप क्या करते हैं ऐसा कि वो याद रहते हैं, चाहे वो गैसीपुर में हो या मिडपुर में हो, आप तो क्या करते हैं? सर पता नहीं, मेहनत करता हूँ। और मेहनत करने के सिवाय मैं प्रयास करता हूँ कि इसको थोड़ा इंगेजिंग, लोगों के चेहरे पे इंगेजिंग बनाऊं, कि आप जब तक इंगेज नहीं करोगे अपने ऑडियंस को, तब तक वो आपकी बात सुनेगी नहीं। तो हमारी बात सुनाने के लिए सबसे पहले हमें इंगेज करना पड़ता है, और इंगेज करने के लिए हमें थोड़ा सा आपको इंटरटेन करना पड़ेगा, अपनी तरफ खींचना पड़ेगा कि देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ हो रही है। तो मैं अपनी परफॉर्मेंस में वो एक रस रखता हूँ, रस विहीन नहीं होने देता, और लोगों को बोलता हूँ कि सुनिए इधर आइए, पहले आपको मैं कुछ जरूरी बात कहने वाला हूँ। तो वही है, उसमें एक जीवन का एक्सपीरियंस, क्राफ्ट का एक्सपीरियंस, एक्टिंग का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है इंगेजिंग बनाने में। एक दौर ऐसा रहा है पंकज जी की जो सहायक भूमिकाएं हुआ करती थी, वो करीब करीब गौण हो गई थी बीच में, एकदम हीरो हीरोइन और साथ में जो विलेन है वो, और वो सहायक भूमिकाएं गौण हो जाती थी। आप उसको फिर से मेन स्ट्रीम में लेकर के आए हैं, तो ये क्या पाठकों का नजरिया, दर्शक है उनका नजरिया भी कुछ बदला है या उस नजरिए क्या कहना चाहेंगे? दर्शक का नजरिया बदला है, हमारे दर्शक ग्रो हुए हैं, उनको अभिनय की समझ उनकी बढ़ गई है कि अच्छा एक्टिंग किधर चल रहा है। ओटीटी के आने से, दुनिया भर का सिनेमा देखने से हमारे दर्शक रोज ग्रो हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये दर्शक का इवॉल्व होने का की वजह से हमारे जैसे अभिनेता को लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कि उन्हें मालूम है हम जो कर रहे हैं वो, यार ये कुछ सिंसेरिटी है, कुछ अलग है शायद। तो दर्शक का योगदान है सिनेमा को बदलने में, और जो भी होता है वो दर्शक का बहुत बड़ी भूमिका है। तो उनका योगदान है, हमारा भी योगदान है, लेकिन हमारा कम है, दर्शक की तरफ से ज्यादा है। अच्छा, आप पंकज जी एनएसडी से पढ़ के आए, तो क्या इस मुकाम पर आने के लिए अदाकारी सीखना आवश्यक है या कुछ इनबिल्ट भी है? नहीं, इनबिल्ट थोड़ा बहुत होता है। जैसे पत्रकारिता में एक आदमी की सामाजिक दायित्व या सामाजिक रूप से सजग व्यक्ति अच्छा पत्रकार बन सकता है, लेकिन उसके संग संग पत्रकारिता पढ़ना आवश्यक है। तो वैसे ही अभिनय एक ऐसा क्राफ्ट है कि इसमें जिंदगी के आसपास का है, लेकिन इसको रिक्रिएट करने के लिए आपको उसकी ट्रेनिंग लेना जरूरी है। तो यस,
जी एक नेचुरली टैलेंट गॉड गिफ्ट होता है, वो गॉड गिफ्ट नहीं होता। आप जिस किस्म के माहौल में पलते बढ़ते हैं तो सीख लेते हैं। जी जी। तो लेकिन उसके संग संग ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। आपके आप जो कैरेक्टर करते हैं उसमें कई बार बिना प्रदर्शित किए भी कॉमेडी होती है उसमें, वो आपका एक अंदाज जो है वो हंसा देता है चीजों को। तो ये कुछ नया अंदाज फिल्मों में दिख रहा है कि डायलॉग कुछ नहीं है, लेकिन एक जिस एक्शन में पंकज त्रिपाठी खड़े हो गए तो लोगों को मजा आ गया कि अरे यार ये बड़ा दिलचस्प है। ये तो ये कहाँ से आया, ये कैसे, क्योंकि ये नई चीज दिखती है मुझे एक उसमें आपके। ये बोन टीचर्स और एक्सपीरियंस से आया कि हमारे टीचर कारंत साहब थे, बाबा कारंत, कर्नाटका से। हाँ बाबा तो कारंत जी जी। हाँ, तो वो कहते थे थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम, कि बिना कुछ किए तुम कुछ कैसे रच सकते हो, कि वो जी जी छोटा जेस्चर हो जिसका मीनिंग बहुत बड़ा हो। जी तो वो धीरे धीरे वो करते करते उसको लोगों ने नोटिस किया। अब समझ में आता है कि छोटे छोटे जेस्चर भी, अभी आज ही मैं देखा कोई मीम्स बनाया था मेरे गर्दन के मूवमेंट पे, बहुत पॉपुलर हुआ है जी वो जी छोटी जी। मूवमेंट है गर्दन की, हल्की, हल्के लेकिन से वो हाँ। आज से 10 साल पहले शायद सिनेमा में उतने हल्के मूवमेंट को कोई एक्नॉलेज नहीं करता, आज कर रहे हैं। जी तो वो जी वही है कि वो टीचरों का, वो जिंदगी का, वो किताबों का, और वो हम करके प्रयास, और हमने देखा कि यार लोग इसको पकड़ रहे हैं छोटी चीज को। तो फिर जी जब छोटे से काम हो रहा है तो बड़े से की क्या जरूरत है। जी तो जी। वही है कि थ्रू एक मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम। जी जी। एक कहीं जो नेचुरल कॉमेडी है इसको कह सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। हम सब जी ट्राई, हम अभिनय एक ऐसा क्रिया है, काम है, जो टोटल अननेचुरल जी माहौल में हम लोग नेचुरल बनाने का प्रयास करते हैं। जो सारे जी रिश्तेदार हैं, जो वो कोई सब एक्टर हैं, प्रोफेशनल लोग, सुबह होटल से निकल के उस घर में आते हैं। अब मिमी जी फिल्म का हमारा घर जो था, वो मिमी का घर, वो जी हमारे होटल से 150 मीटर दूर था। मंडावा एक जगह है राजस्थान में, शेखावटी इलाके में। तो हम सब होटल से अपने अपने कमरों से निकल के आके और अपने एक रूप भेष धारण करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, और एक परिवार की तरह बिहेव करते हैं कैमरे के आगे। और जी जैसे कैमरा बंद हुआ, हम सब अलग अलग होके बैठ के अलग इंडिविजुअल हैं। तो जी एक्टिंग एक ऐसी आर्ट है जो टोटल अननेचुरल माहौल में हम लोग नेचुरल क्रिएट करते हैं, अनरियल माहौल को हम लोग रियल बनाते हैं। जी जी जी। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा कि इन दिनों उत्तर भारतीय फ्लेवर जो है एक जो मुंबईया फिल्में हैं उसमें बड़ी तेजी से आया है, तो और बड़ा पसंद भी किया जा रहा है, ये एक पहचान बन चुका है। लेकिन इसके ठीक विपरीत ऐसा है कि जो भोजपुरी सिनेमा है वो उतना विकसित नहीं हुआ है, जिस लिहाज से चाहे वो कन्नड़ फिल्में हो या बंगाली फिल्में हो या मराठी फिल्में हो, इनका जिस तरह से डेवलपमेंट हो। आपका नजरिया इस बारे में क्या है, समस्या कहाँ है? मराठी के दर्शक जो है, या मलयालम के दर्शक हैं, वो अपनी भाषा को लेके बहुत सशक्त हैं और जुड़े हुए लोग हैं। उनके भाषा जी में फिल्में बनती है तो उसको जाते हैं, देखते हैं। और वहां पे सिनेमा बनाने वाले लोग जो है वो बहुत बहुत प्राउडली और प्राइडली अपने लैंग्वेज में राइटिंग भी हो रही है। तो जी हमारे यहाँ एक तो पता नहीं क्यों, मैं भी कई बार सोचता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा की स्थिति वो और बेहतर, मीनिंगफुल क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मुझे भी समझ नहीं आता है कहाँ कारण है, बट आई थिंक कारण राइटिंग में, असल चीज है राइटिंग। और जी सिनेमा एक व्यवसाय है ना सर, कमर्शियल आर्ट है। तो यहाँ हमको लगता है कि ये नहीं चलेगा, पैसा बहुत लगता है, महंगा काम है। तो लोगों को लगता है यार जी ये नहीं लोग देखेंगे, तो ऐसा बनाओ जो देखते हैं। वहाँ जी एक्सपेरिमेंट शायद नहीं हुआ, हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट करे जी और कुछ एक बहुत ही सेंसिबल अलग टॉपिक पे फिल्म बने और चल जाए तो धारा बदल जाएगी। वैसी फिल्में अभी तक नहीं बनी है इन दिनों, इस जी बार चलन में। पहले बनी है जी गंगा मैया तो है पेरी चढ़ी, वो गंगा किनारे मोरा गांव हमारे बचपन में याद है। लेकिन इन दिनों जो सेकंड दौर है, दूसरी दौर में कोई उतना मीनिंगफुल फिल्म और मास अपील वाली फिल्म नहीं बनी जो शायद धारा बदल दे भोजपुरी की। जी। पंकज जी, मैं आपसे वेब सीरीज पे भी कुछ बात करूंगा, जी लेकिन इसके के बीच में मैं एक लोकमत के लिए आपका संदेश भी चाहता हूं कि 50 साल हमारे पूरे हुए हैं और पत्रकारिता की दुनिया में हम लोकमत महाराष्ट्र और गोवा का नंबर 1 अखबार है।
तो आप हमारे पाठकों से और जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के दर्शक हैं उनको लोकमत को लेकर क्या कहना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, नमस्ते, मैं पंकज हूँ और लोकमत के जो भी पाठक दर्शक श्रोता हैं उन सबको और लोकमत पब्लिकेशन को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। स्नेह 50 वर्ष पूरे हुए हैं। सो और इतने बड़े बड़े जन समूह और बड़ा पाठक वर्ग पढ़ता है, तो पत्रकारिता की जो धार है, जो तेवर है आपका जो पहले था, वो बरकरार रहे और आप उतने ही जन सरोकार के संग लोगों के संग जुड़े रहें, लोगों के लिए लोगों की बातें करते रहें। सो मेरी शुभकामना है लोकमत समूह को और लोकमत के पाठक दर्शकों को। वेब सीरीज का ये जमाना आ गया है और आप एक ऐसे कलाकार हैं जिसने थिएटर भी किया है, फिल्में भी की हैं, मतलब सभी जो इंटरटेनमेंट के जितने भी माध्यम हैं उन सब पे हैं। इन सब में परिवर्तन क्या महसूस करते हैं? क्या है इनकी खासियत क्या? वेब सीरीज ओटीटी आने से ओटीटी में सर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का कोई दबाव नहीं है। जी यहाँ अच्छा और बुरा का दबाव है कि कंटेंट कहानी पसंद आई, कहानी नहीं पसंद आई, या यहाँ बॉक्स ऑफिस ओपनिंग का चक्कर नहीं है कि ये 100 करोड़ लग गए, कमा ली। तो इसके लिए जी वो मेकर्स पे वो प्रेशर नहीं है, अच्छा बनाने का प्रेशर है, बॉक्स ऑफिस ओपनिंग का प्रेशर नहीं है, और जो कहीं ना कहीं ठीक है। तो ओटीटी ने ज्यादा डेमोक्रेटिक माहौल बनाया है हम कलाकारों के बीच कि कहानी अच्छी होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति कम महत्वपूर्ण है। लेकिन जो वेब सीरीज में ऐसा लोग कह रहे हैं कि उसमें सारी वर्जनाएं टूट रही हैं और एक वर्ग जो है वो कह रहा है कि इसमें कुछ सेंसरशिप भी होना चाहिए। आपके एक कलाकार के रूप में आपकी क्या राय मैं देखिए, मैं मेरी कलाकार के रूप में मुझे लगता है मैं जिम्मेदार कलाकार हूं, तो एक सेल्फ सेंसर मैं खुद भी रखता हूं अपना कि मैं क्या करूंगा और क्या है? नहीं करूंगा। मेरा तय है जी कि मेरे लिए कहानी के लिए अति आवश्यक न हो तो कोई भी मैं सीन नहीं करता हूं। जी यस, दर्शक जो है सर, जो लोग सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी कहानी में करते हैं, दर्शक उन्हें खुद नकार देंगे। आप जी इंटरनेट पे दुनिया भर की चीजें मौजूद हैं अलग अलग जी रूप में, तो आप सनसनी फैला के और कुछ न्यूडिटी फैला के कुछ नहीं अर्जित कर पाएंगे। सो दर्शक खुद नकार देंगे। तो मुझे लगता है कि हर कलाकार का एक सेल्फ सेंसर होना चाहिए, हर स्टोरी टेलर का, फिल्म मेकर का, कि उसको जी क्या दिखाना है और क्यों दिखाना है, वो जरूरी है। इसके बिना कहानी पूरी नहीं हो रही है। जी तो बाकी जो पंकज जी, सनसनी के लिए करेगा ये सब चीजें, वो खुद उड़ जाएगा, वो लोग खुद ही अस्वीकार कर देंगे। मतलब जो कला है वो जिंदा रहेगी लेकिन बाकी न्यूडिटी और ये सारी चीजें जिंदा नहीं हाँ हाँ, रहेगी। अस्वीकृत हो ये जाएंगे, वो खुद लोग नकार देंगे वो। जी कहीं दिमाग में कभी आता है कि आप डायरेक्शन की दिशा में भी जाके कभी, चाहे आने वो वाले ओटीटी हो समय या फिल्म? आने वाले समय में संभव है, क्योंकि मैं स्टोरी टेलर हूँ, किस्सागो हूँ, मैं कहानियां देखा हूँ, जीवन का जी अनुभव रहा है, तो हो सकता है कि मैं जी आने जी वाले समय में डायरेक्ट करूँ कई सालों बाद। अभी एक्टिंग की दुकान ठीक चल रही है तो इसी पे फोकस है। अ, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं, चाहे वो नाटक हो, टीवी हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, तो वो जो कलाकार हैं यहाँ सफलता का कोई गुरु मंत्र है क्या पंकज जी के पास? हाँ, नहीं नहीं है, सिर्फ एक ही गुरु मंत्र है, ईमानदारी, हार्डवर्क, सिंसियरिटी, मेहनत और जी लोगों के प्रति करुणा, प्रेम और दया, बस। एक बाकी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा मनोज जी के संदर्भ में कि वो आप कहते हैं कि प्रेरणा स्रोत भी हैं। मैं भी उनसे मिला हूँ, बड़े अच्छे इंसान भी हैं। तो कितना प्रभावित हुए हैं आप उनके संघर्ष से या इन सब चीजों से? बहुत बहुत, वो होता है ना कि हमारे इंस्पिरेशन है, वो प्रेरणा स्रोत है। वहीं जब बिहार से आए तो जब उनके बारे में अखबारों में पढ़ा तो मुझे लगा कि एक लड़का बेतिया से जा सकता है तो मैं गोपालगंज से क्यों नहीं जा सकता हूँ। सो उनका प्रभाव है, उन्होंने हौसला दिया कि तुम सोच सकते हो, ये मुश्किल काम नहीं है, असंभव नहीं है, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। सो मनोज भैया का हौसला था। उनकी जर्नी को देख के हम प्रभावित हुए, मेरी जर्नी को देख के शायद दूसरा कोई प्रभावित होगा, कोई और बच्चा आएगा कहीं से। पंकज जी, एक सवाल और कि आप दुनिया भर में इतनी जगह घूमे हैं, काफी
ये आपने कहा भी था एक जगह इंटरव्यू में, आपने कहा भी था कि जो आंख है, जीभ है और कान है, ये हमारी सबसे बड़ी संपदा है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार हमारे लिए वो बताएं, वो थ्योरी क्या है, वो जिंदगी के का वो क्या है। मुझे बड़ा प्रभावित किया था, मैं पूरा कहीं उसको देख नहीं पाया, तो मैं आपसे सुनना चाहता मतलब हम लोग आमतौर पे एफडी बनाते हैं ना, हमारे जिंदगी का पर्पस है कि सब ठीक चल रहा है तो थोड़ा एफडी बना लो, बैंक में एफडी एक होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि एफडी जो है, फिक्स डिपॉजिट है, वो यहीं रह जाएगा। जी। जो हमारे जबान ने चख लिया है, जो कानों ने सुन लिया है, वो संगीत हो, बातचीत हो, किस्सा हो, ध्वनि हो, चिड़ियों की चहचहाहट हो, और जो आंखों ने देख लिया है, वो एफडी हमारा है। और वो हम बच्चे को भी नहीं दे पाएंगे, वो हमारे साथ जाएगा। तो मुझे वही लगता है कि यार, इन सेंसेस को भगवान ने हमें इतनी सुंदर जीवन में ये इतना सुंदर चीज दिया है कि हम चख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते जी। हैं। वो लगता है मुझे कि वही एक्चुअल एफडी है जो हमारे साथ रहेगा, जो हम बांट नहीं सकते किसी से। जी। पंकज जी, और एक सवाल और मेरे जहन में रह गया, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी है? हाँ हाँ, पहले मुझे तो क्या बताऊं, भारत ही लगता है, अपना देश इतना सुंदर है। जी। एक ही समय पे मतलब आप लेह लद्दाख कुछ और लगता है, केरल कुछ और लगता है, रण ऑफ कच्छ कुछ और लगता है, सुंदरवन कुछ और लगता है। तो जब पूरे भारत को हम घूमते हैं, देखते हैं, तो ये अद्भुत देश है। मतलब वो, मैं जितना देखता हूँ लगता है कम देखना है, अभी और देखना है। मैं कल ही सुबह निकल रहा हूँ, एक शूटिंग है 10 दिन बाद, लेकिन मैं पहले जा रहा हूँ लेह लद्दाख, थोड़ा घूमूंगा। जी। जी। चलिए, बहुत ही पंकज जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक और यू सर। लोकमत समूह के लिए के दर्शकों के लिए आपने इतना वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।